महाकुंभ की तैयारियों को लेकर एक्शन में सीएम धामी। कल हरिद्वार में करेंगे हाई लेवल मीटिंग, स्थलीय निरीक्षण भी करेंगे सीएम। चारधाम यात्रा को लाइफलाइन मान रही सरकार, श्रद्धालुओं को पार्किंग और पेयजल की नहीं होगी किल्लत, पर्यटकों के सुखद अनुभव के लिए सुविधाओं पर जोर। नशाखोरी छिपाने वाले संस्थानों पर होगी सख्त कार्रवाई, सामूहिक भागीदारी से सफल होगा नशा मुक्त भारत अभियान, टोल फ्री नंबर 1933 पर दें सूचना। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को लेकर एक्शन में मंत्री रेखा आर्य बोली, बुजुर्ग महिलाओं के सम्मान में खास होगा महिला दिवस, कहा 60 पार की सफल महिलाओं को मिलेगा बड़ा मंच। सल्ट में जनप्रतिनिधियों का विवाद, विधायक और जिला पंचायत सदस्य में तीखी बहस, सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में व्यवस्थाओं पर उठे सवाल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा और आप देख रहे हैं हिंदी खबर बुलेटिन। की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। राजधानी देहरादून से सीएम धामी का पौड़ी और रुद्रप्रयाग का दौरा आज रहने वाला है, जहां सुबह 11 बजे बजट से पहले संवाद कार्यक्रम भी होना है। बैडमिंटन कोर्ट पौड़ी गढ़वाल में ये संवाद कार्यक्रम होगा। दोपहर 2:25 पर मां चंडिका महाबनियात में प्रतिभाग करेंगे सीएम और 4:40 पर सीएम कैंप कार्यालय में शासकीय कार्यक्रम में शामिल होंगे। ऐसे में आज का दिन सीएम धामी के लिए जो है काफी महत्वपूर्ण, जहां पर सुबह 11 बजे संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और बैडमिंटन कोर्ट पौड़ी गढ़वाल में ये पूरा संवाद कार्यक्रम होना है, जहां पर आपको बता दें कि 2:25 पर मां चंडिका महाबनियात में प्रतिभाग करेंगे। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा को लेकर विभागीय तैयारियां तेज हो गई हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पष्ट किया कि श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए इस बार सुविधाएं और भी बेहतर होंगी। मुख्यमंत्री के अनुसार चारधाम यात्रा राज्य की लाइफलाइन है, इसलिए पार्किंग, पेयजल, सड़क और सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण पहलू पर युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है। सरकार का मुख्य लक्ष्य है कि देश दुनिया से आने वाले पर्यटक यहाँ से एक सुखद अनुभव लेकर लौटे। सरकार से पिछले सालों में हमारे यहाँ आने वालों की संख्या बढ़ी है, उनको पार्किंग की कोई असुविधा न हो, कोई परेशानी न हो। चारधाम यात्रा एक हमारी लाइफलाइन होती है। वहाँ आने वाले यात्री, राज्य के अंदर अन्य स्थानों पर आने वाले पर्यटक, वो एक अच्छा अनुभव राज्य का लेकर जाएं। उसके लिए सभी सुविधाएं अच्छी हों, चाहे वो पार्किंग हो, आवास हो, पेयजल हो, सड़क हो, परिवहन हो, सुरक्षा हो, उन सभी पर हम तेजी से काम करें। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम धामी कल हरिद्वार में समीक्षा बैठक करने वाले हैं। सीएम कुंभ की तैयारियों पर ये समीक्षा बैठक करेंगे। मेला नियंत्रण भवन में मुख्यमंत्री की बैठक होगी, जहां पर अधिकारियों, मेला के अन्य स्टेक होल्डर से बातचीत करेंगे। बैठक में शनिवार सुबह 11 बजे सीएम समीक्षा बैठक भी करने वाले हैं। निर्माण कार्यों का भी जायजा ले सकते हैं, बताया जा रहा है। मेला क्षेत्र में 25 से ज्यादा स्थायी निर्माण का कार्य लगातार जारी, जिसका निरीक्षण सीएम की ओर से किया जा सकता है। हरिद्वार में महाकुंभ की भव्यता को लेकर तैयारी अब अंतिम दौर में पहुंच गई है। इसी सिलसिले में शनिवार को मुख्यमंत्री धामी हरिद्वार का दौरा करेंगे, जहां मुख्यमंत्री मेला नियंत्रण भवन में सुबह 11 बजे एक हाई लेवल मीटिंग करेंगे, जिसके लिए कॉन्फ्रेंस हॉल को आधुनिक रूप से सुसज्जित किया गया है। बैठक में सीएम अधिकारियों और स्टेक होल्डरों के साथ 25 से ज्यादा चल रहे स्थायी निर्माण कार्यों की समीक्षा करेंगे। साथ ही वो कार्यों का स्थलीय निरीक्षण भी कर सकते हैं। सैटरडे को तो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा इस बैठक भी ली जा रही है कुंभ की, और कुंभ की तैयारियों को देखा जाए तो हमने 2 तरह के काम होते हैं हमारे यहाँ पे, परमानेंट और टेम्पररी वर्क्स। तो परमानेंट वर्क्स का जो स्टेटस है अभी करीबन 25 से 30 काम हमारे ऑनगोइंग है, कार्य गतिमान है। उसके अलावा कुछ प्रस्ताव हमारे अभी शासन में गतिमान है और शीघ्र ही उनकी भी अनुमति आ जाएगी और कार्य शुरू हो जाएंगे। अस्थायी कार्यों में भी हम लोगों ने जो हमारे 32 सेक्टर हैं उनका सेक्टर प्लान मैक्रो और माइक्रो बनाना शुरू कर दिया है। लेवलिंग के काम और जो हमारे अस्थायी प्रवृत्ति के विद्युत की और पानी के काम होते हैं उनकी भी हमने पूरी डिटेलिंग कर ली है और उनके भी अप्रूवल्स कुछ आ गए हैं और कुछ इन प्रोसेस है। उत्तरकाशी के चिन्याली सौड़ में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का एक बेहद
संवेदी और सरल रूप देखने को मिला। जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम के दौरान सीएम को भाजपा बूथ अध्यक्ष उत्तम सिंह रावत की बेटी आशिका के विवाह की सूचना मिली तो वो प्रोटोकॉल छोड़ सीधे उनके घर पहुंच गए। बिना किसी पूर्व सूचना के मुख्यमंत्री को अपने बीच पाकर परिवार की खुशियां दोगुनी हो गई। बीजेपी ने इसे सीएम का जनता के प्रति गहरा भावनात्मक जुड़ाव बताया है। देहरादून में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को लेकर महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने खास रूपरेखा तैयार की है। इस वर्ष 8 मार्च का दिन बुजुर्ग महिलाओं के नाम रहने वाला है। मंत्री रेखा आर्य के अनुसार इस बार विभाग का ध्यान 60 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं पर केंद्रित होगा। सरकार न केवल उनकी जरूरतों और योजनाओं के लाभ की समीक्षा करेगी बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली बुजुर्ग महिलाओं को सम्मानित भी किया जाएगा। उद्देश्य साफ है, बुजुर्ग महिलाओं को सशक्त मंच देना और समाज को उनसे प्रेरित करना। अब तक में हमारे केंद्र बिंदु में महिलाएं तो रही है, लेकिन एक एज ग्रुप चाहे वो बालिका के रूप में हो चाहे एक महिला के रूप में हो, वो हमारे केंद्र बिंदु में रही हैं। लेकिन हमारी जो 60 वर्ष से ऊपर की महिलाएं वो हमारे केंद्र बिंदु में उनका सशक्तिकरण या वो क्या कर रही हैं या क्या महिला सशक्तिकरण विभाग उनके लिए कितनी चीज़ें अभी तक समर्पित कर पाया है या सरकारी किन योजनाओं से वो आच्छादित हो पाई हैं या इस समय उनको 60 के बाद में उनको किन चीज़ों की आवश्यकता है, इसका पैरेलली समीक्षा करना। प्लस 60 वर्ष से ऊपर की हमारी उत्तराखंड की महिलाएं यदि वो बेहतरीन कर रही हैं किसी क्षेत्र में काम करी, चाहे वो फिटनेस के क्षेत्र में कर रही हो, चाहे वो स्वरोजगार के क्षेत्र में कर रही हो या सामाजिक अवेयरनेस के रूप में काम कर रही हो, तो ऐसी महिलाओं को मंच के माध्यम से सम्मानित करते हुए अन्य बुजुर्ग महिलाओं को जो है प्रेरणा देने का काम किया जा सकेगा। एक कोशिश है जो 8 मार्च को जो है आप हम सब लोग देखेंगे। उत्तराखंड में वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट को लेकर हलचल तेज हो गई है। वित्त विभाग ने विभागवार बजट का खाका तैयार कर लिया है और अब इसे अंतिम रूप दिया जा रहा है। सरकार का दावा है कि विकसित उत्तराखंड के संकल्प को साकार करने के लिए इस बार का बजट व्यापक परामर्श और जन भागीदारी के आधार पर तैयार किया जा रहा है। अनुमान है कि इस वर्ष बजट के आकार में 10 से 15% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। 9 मार्च से गैरसैंण में बजट सत्र होना है। उससे पहले विभागवार बजट का खाका लगभग तैयार कर लिया गया है। 24 वर्षों की बात करें तो इन 24 वर्षों में 24 गुना आकार में वृद्धि हुई है और इस बार भी 10 से 15% आकार में वृद्धि होने की संभावना है। ऐसे में मुख्यमंत्री का ये कहना है कि लगातार जनता से इसको लेकर सुझाव लिए जा रहे हैं और उनके सुझावों को लेकर ही ये बजट जो है वो तैयार किया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस इस बजट को लेकर सरकार पर हमलावर है। उत्तराखंड में 9 मार्च से गैरसैंण में विधानसभा का बजट सत्र होगा। प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025 और 26 के लिए 1,01,775.33 करोड़ रुपए का बजट पारित किया था, जो वर्ष 2024 और 25 की तुलना में 13.38% अधिक था। राज्य गठन के बाद 24 वर्षों में बजट का आकार लगभग 24 गुना बढ़ा है और इस बार भी अस्थापना विकास, महिला सशक्तिकरण और रोजगार सृजन पर विशेष फोकस रहने की संभावना है। जेंडर बजट में वृद्धि कर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में ठोस प्रावधान किए जा सकते हैं। सरकार पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, उद्योग, आयुष एवं वेलनेस, युवाओं के कौशल विकास और आगामी कुंभ मेले की तैयारियों के लिए भी बजटीय प्रावधान बढ़ाने पर विचार कर रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि केंद्र सरकार की पूंजी निवेश हेतु दीर्घकालिक ऋण योजना का लाभ उठाते हुए राज्य खुले बाजार से कर्ज लेने से बच सकता है। साथ ही पुरानी देनदारियों, कर्मचारियों के वेतन और पेंशन मद में भी बजट आवंटन बढ़ने की संभावना है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ किया है ये जनता का बजट होगा। उन्होंने कहा कि प्री बजट कंसल्टेशन के तहत व्यापारी, किसान, उद्यमी, स्वयं सहायता समूह की महिलाएं, जनप्रतिनिधि और सामाजिक कार्यकर्ताओं से सुझाव लिए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री के अनुसार सभी वर्गों से विचार विमर्श कर ऐसा बजट तैयार किया जाएगा जो राज्य के समग्र विकास को गति दे और आम जन की आकांक्षाओं को पूरा करे। वित्त सचिव दिलीप जवालकर ने बताया कि सभी विभागों से प्राप्त प्रस्तावों की समीक्षा पूरी कर ली गई है और सुझावों के आधार पर बजट को अंतिम रूप दिया जा रहा है। बजट सत्र को लेकर चूंकि पहले प्री बजट कंसल्टेशन हो रहा है, सभी लोगों से बातचीत कर रहे हैं, उसके कई सारे कार्यक्रम अलग अलग वर्गों के बीच में हो गए हैं। मैं भी उन कार्यक्रमों में भाग ले रहा हूं और जो समाज के विभिन्न आयामों में विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले, चाहे वो हमारे व्यापारी बंधु हों, किसान हों, उद्यमी हों, स्वयं सहायता समूह की बहनें हों, हमारे जनप्रतिनिधि हों,
व्यापारिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग हों, समाज के क्षेत्र में काम करने वाले हों, उन सभी से उनके विचार ले रहे हैं और उस विचार के आधार पर अच्छा बजट हमारा प्रस्तुत हो, उसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। विपक्ष ने सरकार की मंशा और दावों पर सवाल उठाए हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने आरोप लगाया कि सरकार केवल बजट प्रावधान बढ़ाकर जनता की आंखों में धूल झोंक रही है। उनका कहना है कि पिछले वित्तीय वर्षों में घोषित प्रावधानों के अनुरूप खर्च नहीं हुआ। सरकार प्रावधान तो बढ़ा देती है, लेकिन उतनी धनराशि आती ही नहीं कि खर्च किया जा सके। पहले ये बताएं कि पहले बजट का कितना उपयोग हुआ है। गोदियाल ने यह भी कहा कि राजस्व बढ़ाने, फिजूल खर्ची रोकने और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने से ही वास्तविक सरप्लस पैदा होगा, जिससे जनता को सीधा लाभ मिल सके। जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रही है। बजट के प्रावधानों को बढ़ाने से कोई हल नहीं निकलता। सरकार ये बताए कि वर्तमान वित्तीय वर्ष और इसके पिछले वित्तीय वर्ष में खर्च कितना हुआ, और अगर वो खर्च कम हुआ, इस साल जो प्रावधानित बजट था क्या वो 100% खर्च हुआ? तो सवाल ये है कि सरकार लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए तो प्रावधान कर देती है कि हमने इतना प्रतिशत बढ़ा दिया, लेकिन एक्चुअल में जो रेवेन्यू है वो इकट्ठा होता ही नहीं जिसको खर्च किया जा सके। तो सरकार बजट के प्रावधानों को बढ़ाने से ज़्यादा बेहतर है कि आवक के प्रावधान बढ़ाए और उस पर सख्ती से उन आवक को लागू करने के लिए सख्ती से उस पर काम करे, ईमानदारी से काम करे, अपने खर्चों में कमी लाए, भ्रष्टाचार में कमी लाए, भ्रष्टाचार को समाप्त करे, अपनी जेबें भरने कम करे, तब जाके सरकार का खजाना भरेगा। और जब सरकार के खजाने में सरप्लस पैसा होगा तो सरकार फिर उतना बढ़ाए। ये तो खाली जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम है कि हमने इतना % प्रोविजन बढ़ा दिया। बहरहाल सियासी बयानबाजी के बीच सरकार का फोकस बजट को विकासमुख और जनहितकारी बनाने पर है। महिला सशक्तिकरण, युवाओं के लिए रोजगार, किसानों की आय वृद्धि और बुनियादी ढांचे के विस्तार को प्राथमिकता देकर सरकार 2026 और 27 के बजट को विकसित उत्तराखंड की दिशा में निर्णायक कदम के रूप में पेश करने की तैयारी में है। अब सबकी निगाहें विधानसभा सत्र पर टिकी हैं, जहां ये तय होगा कि जन परामर्श से तैयार ये बजट राजनीतिक कसौटी पर कितना खरा उतरता है। विकसित उत्तराखंड के संकल्प को पूरा करने के उद्देश्य के साथ इस बजट को तैयार किया जा रहा है और महिलाओं, किसान, बच्चे, बुजुर्ग सभी वर्गों को ध्यान में रखकर ये बजट तैयार किया जाएगा। और इसीलिए मुख्यमंत्री सहित तमाम जो सरकार के आला अधिकारी हैं वो जनता से सुझाव लेते नजर आ रहे हैं। देहरादून से कैमरा पर्सन इलियास अहमद के साथ में शुभांगी भट्ट, हिंदी खबर। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, जोशीमठ में नमाज अदा करने पर विवाद को लेकर एक खबर है। नगर पालिका भवन में नमाज अदा करने पर बवाल मच गया। सरकारी भवन का वीडियो वायरल हुआ था, जहां पर हिंदू संगठनों ने इसको लेकर नाराजगी जाहिर की है। शिकायत के बाद भवन का हॉल फिलहाल सील कर दिया गया है। आदि गुरु शंकराचार्य की तपस्थली जोशीमठ में इन दिनों धार्मिक घुसपैठ को लेकर भारी आक्रोश है। नगर पालिका के निर्माणाधीन टीटी हॉल में बाहरी व्यक्तियों के जरिए नमाज पढ़ने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद स्थानीय लोगों और हिंदू संगठनों ने मोर्चा खोल दिया है। सवाल उठ रहे हैं कि खेल विभाग के लिए प्रस्तावित सरकारी भवन में धार्मिक गतिविधियां आखिर कैसे संचालित हो रही हैं। स्थानीय लोगों ने डेमोग्राफिक चेंज और बाहरी लोगों के सत्यापन पर गंभीर सवाल उठाते हुए प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग यहां पर की है। और ये वीडियो भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से निर्माणाधीन इमारत में देखिए कुछ लोग नमाज अदा करते हुए नजर आ रहे हैं। एक दो नहीं बल्कि कई सारे लोग इस वीडियो में नजर आ रहे हैं। कल हम वीडियो डालेंगे फेसबुक में। ये है हमारे जोशीमठ ख्याल। हिंदू सम्मेलन के लिए तो बहुत आवाज उठाई गई विरोध में। इसके विरोध में कितने आवाज उठाई हम देखते हैं। क्या ये मस्जिद बन रही है क्या जोशीमठ में? सवाल है। ये लोग नमाज पढ़ रहे हैं, ये नमाज के लिए जगह बनाई गई या टेनिस के लिए? हम आवाज उठाएंगे। हमारी धरती हमारी देवभूमि है। कैसे? ये है हमारे जोशीमठ ख्याल। निर्माणाधीन बिल्डिंग है, इस पे ये नमाज पढ़ रहे हैं और किसकी परमिशन से पढ़ रहे हैं, किसने इन लोगों को परमिशन दी है, वो भी एक साथ के लोगों को। ये कल हम वीडियो डालेंगे फेसबुक में। ये है हमारे जोशीमठ ख्याल। हिंदू सम्मेलन के लिए तो बहुत आवाज उठाई गई विरोध में। इसके विरोध में कितने आवाज उठाई हम देखते हैं। क्या ये मस्जिद बन रही है क्या जोशीमठ में? सवाल है। ये लोग नमाज पढ़ रहे हैं, ये नमाज के लिए जगह बनाई गई है या टेनिस के लिए?
हम आवाज उठाएंगे। हमारी धरती हमारी देवभूमि है। कैसे और इस बीच हमारे साथ हमारी सहयोगी शुभांगी भी जुड़ गई हैं। शुभांगी, ये पूरा मामला जिस तरीके से तूल पकड़ता हुआ अब नजर आ रहा है, क्या पुलिस प्रशासन की ओर से इस पूरे मामले में कुछ ऐसा आधिकारिक बयान अब तक सामने आया है? बिल्कुल, देखिए ये वीडियो जो है लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और कई सारे सवाल इस वीडियो को लेकर खड़े हो रहे हैं, क्योंकि जोशीमठ जो है वो आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 पीठों में से एक है और बद्रीनाथ धाम के जो शीतकालीन जो गद्दी स्थल है वो ज्योतिर्मठ में है। ऐसे में ऐसी जगह पर इस तरीके की वीडियो वायरल होना, स्थानीय लोगों में भी रोष है। हिंदू संगठन लगातार आवाज उठा रहे हैं और उसके बाद अभी फिलहाल जब से वीडियो वायरल हुआ है तो उप जिलाधिकारी का ये कहना है कि इसका हमने संज्ञान लिया है और फिलहाल बिल्डिंग को जो है सीज कर दिया गया है, क्योंकि वहां पर स्थानीय लोगों का ये कहना है कि बिल्डिंग जो है टेबल टेनिस हॉल वहां पर बनाया जा रहा था नगर पालिका के द्वारा, लेकिन वहां पर इस तरीके से केवल 1-2 लोग नहीं बल्कि बड़ी संख्या में लोग नमाज अदा करते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके की बात डेमोग्राफिक चेंज को लेकर लगातार मुख्यमंत्री कर रहे हैं, लगातार यहाँ की जनता जो है आवाज उठा रही है। दूसरी तरफ एक निर्माणाधीन भवन के अंदर इतनी बड़ी संख्या में नमाज अदा करना अपने आप में कई सवाल खड़े कर रहा है। हालांकि अभी तक पुलिस की कोई आधिकारिक बयान जो है वो सामने नहीं आया है, लेकिन अधिकारियों द्वारा ये बात जरूर कही गई है कि इसका संज्ञान लिया गया है और आगे इस तरीके की कोई भी गतिविधि ना हो, इस पर ध्यान रखा जा रहा है। लेकिन सवाल यही है कि ये जो लोग यहाँ पर हैं ये है कौन, क्या इनका सत्यापन हुआ है, क्या ये यहीं के रहने वाले हैं और इन्हें किसने अनुमति दी कि वो निर्माणाधीन बिल्डिंग के अंदर नमाज अदा करें। ऐसे में ये कई सारे सवाल हैं जिनका जवाब अभी जनता भी जानना चाहती है, खासकर जो स्थानीय लोग हैं, क्योंकि ज्योतिर्मठ की अपनी पौराणिक मान्यताएं हैं और ऐसे में उनका ये कहना है कि पहाड़ों के अंदर विशेष समुदाय के लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है। डेमोग्राफिक चेंज पर लगातार चिंता व्यक्त की जा रही है। मुख्यमंत्री कई बार अधिकारियों को निर्देशित कर चुके हैं कि सत्यापन अभियान चलाइए और ऐसे हालात जो बढ़ रहे हैं इन पर अंकुश लगाने का प्रयास करिए। इस बीच पहाड़ से ही ऐसी एक वीडियो सामने आना जहां निर्माणाधीन बिल्डिंग के अंदर जो नगर पालिका बना रहा था उसके अंदर इतनी बड़ी संख्या में लोग नमाज अदा कर रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि ये धीरे धीरे भीड़ बढ़ती जा रही है। पहले कम लोग इसमें नमाज अदा कर रहे थे और अब जो वीडियो आई है उसमें कई सारे लोग नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में आखिर कब एक्शन लिया जाएगा, ये बात स्थानीय लोग पूछ रहे हैं। पुलिस प्रशासन से भी कह रहे हैं कि आप लोग इन लोगों पर कब कार्रवाई करेंगे, अगर आपने इनका सत्यापन किया है तो आप सामने लाकर जानकारी दीजिए और अगर सत्यापन नहीं हुआ, अगर आप लोग नहीं जानते कितनी बड़ी संख्या में लोग इस निर्माणाधीन भवन के अंदर आके कैसे नमाज पढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं फिर कानून व्यवस्था भी सवालों के घेरे में है और नगर पालिका की भी लापरवाही है कि आपकी बिल्डिंग के अंदर इतनी नमाज अदा की जा रही है और आपको इसकी खबर नहीं है। तो अभी फिलहाल ये जांच का विषय है और इस पर अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल हम इस पर नजर बनाए हुए हैं। ठीक है शुभांगी, ऐसे में शुभांगी ये बात भी बहुत जाहिर सी बात है कि जब भी कोई सरकारी बिल्डिंग का निर्माण होता है, जैसे कि बताया जाए नगर पालिका भवन का ये वीडियो बताया जा रहा है, तो वहां पर सिक्योरिटी बेसिस पर जो है सिक्योरिटी गार्ड भी खड़े किए जाते हैं। क्या उनसे इस बारे में कोई सत्यापन हो पाया है कि कब से ये चल रहा था? देखिए फिलहाल तो क्योंकि सोशल मीडिया के जरिए ये वीडियो सामने आया था, उसके बाद अब इस पूरे मामले पर पड़ताल चल रही है। अभी फिलहाल क्योंकि जैसे ये नगर पालिका के द्वारा बनाया जा रहा था और खिलाड़ियों के लिए टेबल टेनिस हॉल बन रहा था ताकि खिलाड़ियों को सुविधा मिल सके, लेकिन ऐसी जगह पर अचानक से भीड़ बढ़ना, नमाज अदा करना, इसका वीडियो वायरल होना और स्थानीय लोगों का कहना है कि कुछ लोगों ने इन्हें पहले भी देखा था लेकिन उस वक्त ये संख्या कम थी और लगातार ये संख्या जो है वो बढ़ती जा रही है। हालांकि जहां पर बिल्डिंग का निर्माण हो रहा है वहां पर कई लोग पास रहते हैं, गार्ड्स भी रहते हैं, कई बार जो अधिकारी हैं वो भी निर्माणाधीन बिल्डिंग का निरीक्षण करने पहुंचते हैं, लेकिन बावजूद इसके जब नगर पालिका ये बिल्डिंग बना रहा है उसके बावजूद जब लोग वहां आसपास होते हैं उसके बावजूद वहां पर इस तरीके की गतिविधियां जो देखने को मिल रही है अपने आप में सवालों के घेरे में प्रशासन भी है, नगर पालिका भी है, कानून व्यवस्था भी है। ऐसे में फिलहाल अभी ज्यादा जानकारी इसके बारे में आधिकारिक पुष्टि जो है वो नहीं हो पाई है क्योंकि आधिकारिक बयान किसी पुलिस प्रशासन के व्यक्ति का नहीं आया, अधिकारी का नहीं आया है। फिलहाल जांच के घेरे में है और बहुत जल्द इसको लेकर एक आधिकारिक बयान भी सामने आएगा कि आखिर क्या कुछ पूरा मामला था और किस तरीके से इस पर अब एक्शन लिया जा रहा है। और ऐसे में शुभांगी, हिंदू संगठन की ओर से लगातार इसका विरोध किया जा रहा था और उन्हीं की ओर से बताया जा रहा है वीडियो जो है सामने आया था। ऐसे में अब हिंदू संगठन की ओर से क्या कदम इस पूरे मामले में उठाए जाएंगे, क्योंकि प्रशासन की ओर से आश्वासन जरूर दिया गया है लेकिन अब समय लगता है और अगर इसमें कोई ऐसी कार्रवाई नहीं होती है, हिंदू संगठन की ओर से किस तरीके से मोर्चा इस पूरे मामले में खोला जाएगा?
बिल्कुल, देखिए हिंदू संगठनों ने सबसे पहले इसका विरोध किया। उन्होंने कई सारे सवाल पूछे थे और अब क्योंकि प्रशासन उन्हें थोड़ा कॉन्फिडेंस में लेने की कोशिश कर रहा है कि हम इस पर नजर बनाए हुए हैं और आगे ऐसी गतिविधि ना हो, इसका हम प्रयास कर रहे हैं। लेकिन हिंदू संगठनों ने साफ तौर पर चेतावनी दी है कि यहाँ पर जिस तरीके से डेमोग्राफी चेंज हो रही है, लगातार देखने को मिल रहा है कि विशेष समुदाय के लोगों की संख्या बढ़ रही है, खासकर पहाड़ों में जहां पर उनकी गिनती बहुत कम थी। ऐसे में अब हिंदू संगठन इसको लेकर उग्र आंदोलन करेगा, जगह जगह जाकर इस तरीके के आंदोलन करेगा ताकि लोगों को भी अवेयर किया जा सके और उनका विरोध भी करेगा अगर कहीं पर इस तरीके की गतिविधि देखने को मिलती है। तो साफ तौर पर हमने देखा है कि प्रदेश के कई जगहों पर हिंदू संगठनों द्वारा जब ऐसी गतिविधियां सामने आई हैं तो उनके द्वारा विरोध जरूर किया गया और कई बार इसको लेकर बवाल भी मचा है। कहीं ना कहीं अब इस पूरी स्थिति को कंट्रोल में किया जा सके और हिंदू संगठनों को थोड़ा रोका जा सके, इसका प्रयास प्रशासन कर रहा है। लेकिन साफ तौर पर तो ऐसे में देखना बेहद महत्वपूर्ण हो क्या कुछ कार्रवाई इस पूरे मामले में होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़ी तमाम जानकारी आपने साझा की। खबरों में आगे बढ़ेंगे। विधानसभा का बजट सत्र 9 से 13 मार्च तक गैरसैंण में आयोजित होने जा रहा है। बजट सत्र के लिए 5 दिन तय किए जाने पर कांग्रेस सवाल उठा रही है। कांग्रेस ने सोमवार को सत्र की कार्यवाही में प्रश्नकाल नहीं होने को लेकर भी सवाल खड़े किए। कांग्रेस का कहना है कि ऐसा इसलिए किया गया है जिससे मुख्यमंत्री से जुड़े विभागों पर सवाल नहीं पूछे जा सके। वहीं बीजेपी ने इस सत्र में सोमवार के दिन प्रश्नकाल नहीं होने का संयोग बताया है। देखिए इस रिपोर्ट में। 9 मार्च से गैरसैंण में शुरू होगा बजट सत्र। सोमवार को कार्यवाही नहीं, भड़का विपक्ष। सवालों से भाग रहे सीएम, बोले गोदियाल। ये केवल संयोग, बीजेपी ने दिया जवाब। उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र गैरसैंण के भरारीसैंण विधान भवन में 9 से 13 मार्च तक आयोजित होने जा रहा है। बजट सत्र 5 दिनों का होगा। ऐसे में बजट सत्र के लिए केवल 5 दिन तय किए जाने पर विपक्षी दल कांग्रेस सवाल उठा रही है। कांग्रेस ने सत्र की अवधि को नाकाफी बताया है। वहीं कांग्रेस ने इस बार भी सत्र की कार्यवाही में सोमवार का दिन नहीं होने को लेकर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस का कहना है कि सत्र सोमवार को शुरू जरूर होगा, लेकिन इस दिन केवल राज्यपाल का अभिभाषण होगा। ऐसे में इस बार भी मुख्यमंत्री से जुड़े विभागों पर सवाल नहीं पूछे जा सकेंगे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा है कि पुष्कर सिंह धामी के सीएम बनने के बाद सत्र की कार्यवाही सोमवार को चली ही नहीं है और इसका कारण यही है कि मुख्यमंत्री उनसे जुड़े विभागों पर जवाब देना ही नहीं चाहते। वहीं कांग्रेस के आरोप पर बीजेपी का कहना है कि सत्र की कार्य अवधि बिजनेस के ऊपर निर्भर करती है और बजट सत्र में सोमवार का दिन नहीं होना केवल एक संयोग है। मुख्यमंत्री के पास ऐसा कैसे मैकेनिज्म है कि जब से मुख्यमंत्री बने हैं सोमवार को कभी सत्र नहीं चला? क्या कारण है कि सोमवार को सत्र नहीं चलता? और उसका कारण ये है क्योंकि सोमवार का दिन मुख्यमंत्री के विभागों से संबंधित है। प्रश्नों के लिए वो दिन निश्चित किया गया है कि मुख्यमंत्री से संबंधित विभागों के प्रश्न सोमवार को लगेंगे, इसलिए वो दिन कभी नहीं आता। मुख्यमंत्री विधायकों के प्रश्नों से बचना चाहते हैं और मूलतः वो विधायकों के प्रश्न जनता के प्रश्न होते हैं, तो जनता के प्रश्नों से बचना चाहते हैं। वन वे ट्रैफिक है, मुख्यमंत्री को सुनो, उनकी बात सुनो, उनकी बात सुनो, पर जनता की बात कौन सुनेगा भाई? इसलिए सोमवार के दिन विशेष रूप से सत्र आयोजित किया जाना चाहिए। इस सत्र में जो पहले दिन तो राज्यपाल महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण है, उसके बाद कोई चर्चा नहीं होती। कार्य मंत्रणा समिति जो है वो सर्वदलीय होती है। कार्य मंत्रणा समिति ही बिजनेस तय करती है और उसकी अवधि तय करती है। अब ये संयोग है कि सोमवार के दिन बजट सत्र प्रारंभ हो रहा है और एक परंपरा है कि बजट सत्र से पहले माननीय राज्यपाल का अभिभाषण होता है। तो अगर कांग्रेस को उस पर आपत्ति है तो कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन वैसे उनको बहुत अच्छी तरह से इस बात की जानकारी है कि किस तरह से सदन का जो बिजनेस है, सदन की जो कार्यवाही है वो किस तरह से संचालित होती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के पास गृह, खनन, ऊर्जा, आपदा प्रबंधन और नागरिक उड्डयन समेत तमाम विभागों का प्रभार है। विधानसभा के सत्र में सोमवार का दिन मुख्यमंत्री से जुड़े विभागों के प्रश्नकाल का होता है। ऐसे में सत्र के दौरान सोमवार को कार्यवाही नहीं होने से सीएम से जुड़े विभागों से संबंधित सवालों को विपक्ष के विधायक उठा नहीं पाते। यही वजह है कि कांग्रेस हर बार सत्र में सोमवार के दिन कार्यवाही नहीं होने पर सवाल खड़ा कर रही है।
अब बीजेपी इसे संयोग बता रही है, जिस पर कांग्रेस का कहना है कि सीएम धामी के पूरे कार्यकाल में ऐसा बार बार होना सचमुच गजब संयोग है। देहरादून से संवाददाता दीपिका भंडारी और शुभांगी भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और इसी के साथ हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।